तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। दोस्तों, अभी तक हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में, अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जहां पर भी ये पॉली शब्द जुड़ता है उसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा अणु होता है जिसमें छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है वो कैसे बनी होती है, इसकी जो छोटी इकाई होती है वो कौन सी इकाई होती है, और ये किस प्रकार से इस श्रृंखला का निर्माण होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। दोस्तों, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है ये एक प्रकार का बहुलक है। बहुलक बोल दो, या इसके लिए एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक बहुलक है, और जो बहुलक होता है ये वृहत अणु होता है जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और उन छोटी छोटी इकाइयों को हम एकलक कहते हैं या मोनोमर कहते हैं। और ये एकलक मिलकर इन बहुलक का निर्माण करते हैं। दोस्तों, जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है इसकी जो एकलक इकाइयां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। डीएनए में अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, आरएनए में अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, और डीएनए में भी 4 अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में जुड़कर श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इस कारण ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है ये एक प्रकार का विषम बहुलक होती है। विषम बहुलक हम उन बहुलक को बोलते हैं जिसकी एकलक इकाइयां अलग अलग होती हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होगा। दोस्तों, आपको न्यूक्लियोटाइड तो जरूर पता होगा। न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शर्करा होती है, इसके कार्बन संख्या 1 के साथ एक नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा होता है, जैसे यहां पर हम देख लेते हैं एडिनिन। ये जो पेंटोज शर्करा के साथ नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है तो इनके मध्य में बनने वाले बंध को हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। इसके कार्बन संख्या 5 के साथ एक फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है। यहां बाहर की तरफ कार्बन संख्या 5 होता है तो इसके कार्बन संख्या 5 के साथ एक फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक अम्ल का अणु जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है। और दोस्तों, हमें यह भी पता है कि इस पेंटोज शर्करा के जो कार्बन संख्या 3 होती है उसके ऊपर एक OH समूह भी पाया जाता है। इसी प्रकार से ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें हम यहां पर कोई दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ देते हैं, जैसे मान लो ग्वानिन, और यहां पर इसके कार्बन संख्या 5 के साथ हमें पता है एक फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है। तो जब ये दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपस में जुड़ेंगे तो इनके मध्य में बंध बनेगा। तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेंगे, यहां पर जो फॉस्फोरिक अम्ल है उस फॉस्फोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन, और यहां पर इस कार्बन के पास, इस पेंटोज शर्करा के कार्बन के पास OH समूह होता है। दोनों आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद यहां से एक जल का अणु बाहर निकलता है, और यहां पर इसकी कार्बन संख्या 3 और यहां पर इस फॉस्फोरिक अम्ल के मध्य में एक एस्टर बंध बन जाता है, और इस प्रकार से ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि जो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा है तो यहां पर ये दो एस्टर बंध बन गए हैं या फॉस्फो एस्टर बंध बन गए हैं। इस कारण से इनको हम डाई फॉस्फो एस्टर बंध कहते हैं। अर्थात ये जो डाई फॉस्फो एस्टर बंध होता है ये दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे ही इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के साथ एक तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है
जैसे हम यहां पर देख लेते हैं थाइमिन, और यहां इसके कार्बन संख्या 5 के साथ एक फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है, और ये फॉस्फेट समूह इस वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन संख्या 3 के साथ जुड़ेगा। इसी प्रकार से यहां पर चौथा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है। जैसे हम यहां पर देख लेते हैं साइटोसिन, और यहां पर इसके कार्बन संख्या 5 के साथ फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है, और ये फॉस्फेट समूह इस पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन संख्या 3 के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड लगातार जुड़ते जाते हैं, और लगातार जुड़ने के कारण से एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, और इसी श्रृंखला को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में इस श्रृंखला के एक सिरे की तरफ जहां पर ये फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है, ये इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन संख्या 5 पर जुड़ा हुआ है, पेंटोज श्रृंखला के कार्बन संख्या 5 पर जुड़ा हुआ है, और इस सिरे को, श्रृंखला के इस सिरे को हम 5' सिरा कहते हैं। इसी प्रकार से जब इस श्रृंखला का हम दूसरा सिरा देखते हैं, तो दूसरे सिरे पर इस पेंटोज श्रृंखला का जो कार्बन संख्या 3 पर OH समूह जुड़ा हुआ है, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, अर्थात इस सिरे से अन्य कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा होता है। इस कारण से इस सिरे को हम 3' सिरा कहते हैं। तो इस प्रकार से एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक सिरा होता है, उसको 5' सिरा कहते हैं, और दूसरे सिरे को हम 3' सिरा कहते हैं। जो ये श्रृंखला बनती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, इस श्रृंखला में जो इसका आधार वाला हिस्सा होता है, जो इस श्रृंखला की बैकबोन होती है, चेन की बैकबोन होती है, ये दो चीजों से मिलकर बनी है, एक पेंटोज शर्करा और दूसरा फॉस्फेट समूह है। पेंटोज शर्करा फॉस्फेट समूह है। तो इस प्रकार से जो इसका आधार वाला भाग है, श्रृंखला का आधार, आधार बोल दो, बैकबोन बोल दो, ये बना है पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह है। हम फॉस्फेट समूह भी बोल सकते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो इन चीजों से मिलकर बना है। जबकि जो ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इस श्रृंखला के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये श्रृंखला के अंदर की ओर प्रोजेक्टेड होते हैं, प्रक्षेपित होते हैं। तो इस प्रकार से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है, और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं बाद में आरएनए और डीएनए का निर्माण करती हैं। दोस्तों, जब हम डीएनए की संरचना पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि ऐसी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होंगी, वो आपस में जुड़कर डीएनए के अणु का निर्माण करेगी। और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसे जुड़ेंगी, कैसे नहीं जुड़ेंगी, किस प्रकार से डीएनए की संरचना बनेगी, इसके लिए आपको अगला टॉपिक पढ़ना है डीएनए की संरचना या डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, जो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी इससे आपको फायदा होता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।